टॉपिक पार्ट 2। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लेकर आए हैं, लेकिन ऐसा करते हैं पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। तो हम लोगों ने प्रभुत्व संपन्न की चर्चा कर ली थी, अब समाजवादी की चर्चा करेंगे, सोशलिस्ट की चर्चा करेंगे हम लोग। जो राज व्यवस्थाएं होती हैं यानी सरकारों की व्यवस्थाएं होती हैं, सरकारों की वे व्यवस्थाएं मोटे तौर पर दो भागों में बांटी जाती हैं। राज व्यवस्था को आर्थिक आधार पर दो भागों में बांटते हैं। तो राज व्यवस्था का स्वरूप आर्थिक आधार पर एक है पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्ट, और दूसरा है समाजवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमारे पास दो तरीके के मॉडल थे। दो तरीके के मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। दो तरीके के मॉडलों की ओर हमें जाना, हमारे पास दो आइडियल थे। एक पूंजीवादी मॉडल अमेरिका, अमेरिका पूंजीवादी देश था, और समाजवादी देश सोवियत संघ। उसमें सोवियत संघ था, 1991 में विघटित हो गया, 15 देशों का मिला जुला एक संघ था, टूट गया, और अब उसमें का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। जो सबसे बड़ा नेतृत्व करता देश है वो रूस है, लेकिन पहले ये सब मिलकर के एक सोवियत संघ थे। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो संसाधन होते हैं, आर्थिक संसाधन होते हैं, वो निजी क्षेत्रों के नियंत्रण में होते हैं। आर्थिक संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण। आर्थिक संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र के नियंत्रण का आशय है कि जो प्राइवेट सेक्टर हुआ करते थे, उन प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया गया था कि वे प्राइवेट सेक्टर ही अपनी भूमिका को प्रभावी तरीके से निर्वाह करेंगे। यानी जो सरकारी तंत्र है वो सरकारी तंत्र प्रभावी तरीके से भूमिका का निर्वाह नहीं करेगा। यानी जितने भी जमीन है, जंगल है, खान है, खनिज है, ये सारी चीजें, जमीन, जंगल, खान, खनिज, ये सारी चीजें निजी क्षेत्रों के नियंत्रण में होंगी। इन पर सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, ये सरकारी क्षेत्रों के नियंत्रण में नहीं होंगी। तो इसको हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। अमेरिका पूंजीवादी देश था क्योंकि वहां निजी क्षेत्र का वर्चस्व था, निजी क्षेत्र का बोलबाला था। अमेरिका के अलावा एक दूसरा मॉडल था जिसे सोवियत संघ का मॉडल कहते थे, पूर्व यूएसएसआर, सोवियत संघ का मॉडल। सोवियत संघ का मॉडल इसके ठीक विपरीत था, इसके ठीक अगेंस्ट था। सोवियत संघ के मॉडल में मोटे तौर पर आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था। आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था, स्टेट का कंट्रोल होता था। आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था, इसका मतलब क्या है? राज्य का आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, इसका अर्थ यह है कि जितने भी जमीन, जंगल, खान, खनिज, ये सारी चीजें हैं, ये सब सरकार के नियंत्रण में होंगी। तो दो उल्टी चीजें थी, दो उल्टी चीजें थी। जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो कहती थी कि सब कुछ निजी क्षेत्र के कंट्रोल में होगा, और जो समाजवादी व्यवस्था थी वो समाजवादी व्यवस्था कहती थी कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होगा, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होगा। तो अब दो चीजें, तो दो चीजें थी, एक सरकार के नियंत्रण में और एक राज्य के नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में और निजी क्षेत्रों के नियंत्रण में। दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग व्यवस्थाएं निर्मित की गई। अब जब भारत की बारी आई तो हम दोनों में से किसी भी मॉडल पर नहीं जा सकते थे। ना तो हम पूंजीवादी मॉडल पर जा सकते थे क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग सब कुछ निजी क्षेत्रों को नहीं सौंप सकते थे। निजी क्षेत्रों को इसलिए नहीं सौंप सकते थे क्योंकि निजी क्षेत्रों को अगर सब कुछ सौंप देते, निजी क्षेत्रों के हाथ में सब कुछ दे देते, तो भारत एक गरीब देश था। गरीबों के हित के लिए कौन सोचता और कौन कार्य करता? तो निजी क्षेत्रों को सौंपा नहीं जा सकता था। सब कुछ सरकार को दे देते तो सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था, सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं थे कि सरकार इस बारे में कोई रोल प्ले कर पाती, सरकार इस बारे में कोई भूमिका निभा पाती, क्योंकि गरीब देश था, तो सब कुछ सरकार भी नहीं कर सकती थी। तो ये तय किया गया संविधान लागू होने के बाद कि ना तो हम पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर पर जाएंगे और ना ही हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर पर जाएंगे। ना तो हम सब कुछ निजी क्षेत्रों को देंगे और ना ही हम सब कुछ सरकार को देंगे, बल्कि हम ऐसा करेंगे जिसमें दोनों को साथ लेकर के हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे। हम कुछ ऐसा करें क्योंकि निजी क्षेत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी हमारे देश में एक बड़ी भूमिका निभाई, देश के डेवलपमेंट में या देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में फंडिंग करते थे, पैसा देते थे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को। और इसके बाद फिर आज़ादी के पहले ही देश के विकास में उद्योग धंधे लगा करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे, बहुत सारी कोशिशें की गई थी। तो प्राइवेट सेक्टर जैसे टाटा, बिरला, अर्देशीर दलाल, ये सब बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी के पहले से ही देश के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो हम इनकी भूमिका को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते थे, हम इनकी भूमिका को कम भी तो नहीं कर सकते थे। तो ये एक हमारे सामने जो परिदृश्य था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इसलिए हमने ये तय किया कि हम दोनों में से किसी और नहीं जाएंगे। इसलिए सरकार लागू होने के बाद हमने दोनों का मिश्रित रूप अपनाया, हमने दोनों का मिक्स्ड मॉडल अपनाया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया, जिसमें समाजवाद के भी लक्षण होंगे और पूंजीवाद के भी लक्षण होंगे। यानी निजीकरण, निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, राज्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य और प्लस निजी क्षेत्र
दोनों की भूमिका होगी, दोनों की भूमिका होगी। किसकी कितनी भूमिका होगी ये तय किया जा सकता है, लेकिन भूमिका दोनों की होगी। ये सब कुछ हमारी पहली सरकार ने तय किया। क्यों? क्योंकि संविधान ने तो कुछ बताया ही नहीं था। संविधान ने क्यों नहीं बताया था? संविधान ने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में समय समय पर तेजी से परिवर्तन आते रहते हैं, और जैसे जैसे विश्व की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आते हैं वैसे वैसे देश की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन करना होता है। अगर विश्व की अर्थव्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो देश पीछे रह जाएगा, अर्थव्यवस्था नष्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा ये हम लोग संविधान में निश्चित नहीं करेंगे, ये हम लोग कार्य करने वाली सरकारों पर छोड़ देंगे, जिससे सरकारें इसे निश्चित करें। तो सरकारों पर छोड़ दिया गया, और सरकारों ने निश्चित किया, तो पहली सरकार ने निश्चित किया कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाएगी। यानी ना तो हमने पूंजीवादी मॉडल अपनाया और ना ही हमने समाजवादी मॉडल अपनाया, बल्कि हमने इन दोनों को मिलाकर के, राज्य और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर के हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, जिसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसको हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी पर आधारित होता है। तो भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लिया। अब जब हमने ये मॉडल अपनाया तो इस मॉडल को अपनाने के बाद धीरे धीरे सरकारों ने यह तय किया कि आगे चल करके समाजवादी लक्षणों को बढ़ावा दिया जाएगा, न कि निजी लक्षणों को। तो समाजवादी लक्षणों को बढ़ावा दिया जाने लगा। अब समाजवादी लक्षण कैसे बढ़ेगा? समाजवादी लक्षण कैसे बढ़ेगा? समाजवादी लक्षण बढ़ेगा, समाजवादी लक्षण बढ़ेगा जब हम राज्य की भूमिका को बढ़ाएंगे। राज्य की भूमिका को बढ़ाएंगे तो समाजवादी लक्षण बढ़ेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोगों ने समाजवादी लक्षण को बढ़ाने के लिए हमने राज्य के नियंत्रण को बढ़ाना शुरू कर दिया, निजी क्षेत्रों की भूमिका कम करनी शुरू कर दी और सरकारी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ाना शुरू कर दिया। ज्यादातर उद्योग सरकारी क्षेत्रों में आरक्षित कर लिए गए कि निजी क्षेत्र इसमें भूमिका नहीं निभाएंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि केवल सरकारी बैंक होंगे, प्राइवेट बैंक नहीं होंगे, आदि आदि आदि। इस तरीके से हम लोगों ने इसमें समाजवादी लक्षणों को बढ़ाना शुरू कर दिया। आगे चल करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी शब्द संविधान में जोड़ दिया गया। हालांकि जब संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो इसकी तीव्र आलोचना की गई। आलोचना इसलिए की गई क्योंकि यह संविधान निर्माताओं की भावना के विरुद्ध था। भावना के विरुद्ध इसलिए था क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को संविधान में निश्चित करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे विश्व में बदलाव आएंगे हमको भी बदलाव करने पड़ेंगे, और अगर हम अर्थव्यवस्था के स्वरूप को फिक्स कर देंगे तो सरकारों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, और ये एक तरीके से संविधान के लिए चैलेंज भी होगा, संविधान के लिए चुनौती भी होगी। इसलिए समाजवादी शब्द को शामिल करने की आलोचना की गई, और बात भी आलोचना सही भी थी, क्योंकि 1976 में इसे जोड़ा गया और कुछ ही वर्षों के बाद 1980 के दशक से पूरे विश्व में निजीकरण और उदारीकरण का वर्चस्व बढ़ गया। पूरे विश्व में निजीकरण और उदारीकरण का वर्चस्व बढ़ गया। वे देश तेजी से आगे बढ़ने लगे जिन्होंने निजीकरण को अपनाया था। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर हमारे साथ आजाद हुए थे, लेकिन हमारी तुलना में उनकी अर्थव्यवस्था 60 गुना 60 गुना से ज्यादा मजबूत थी। हम उनसे 60 गुना 60 टाइम्स पीछे थे। एक साथ विकास यात्राएं लगभग शुरू हुई थी, और जो समाजवादी देश थे वो नष्ट होने के कगार पर थे। पूर्व सोवियत संघ का पूरा ढांचा नष्ट हो गया। जितने समाजवादी कंट्रीज थे सब विघटित हो गए, सबकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। भारत भी समाजवादी देशों में से एक था। हमारे पास केवल 15 दिन का सरकार चलाने का पैसा बचा था। 15 दिन की सरकार चलाने का पैसा बचा था। इसका मतलब यह है कि अगले महीने हम सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते थे। इसका मतलब यह था कि हम जो विदेशों से हमने कर्ज लिया था उस कर्ज के लिए जो ब्याज अदायगी होती है, ब्याज की अदायगी के भी पैसे नहीं बचे थे। केवल 15 दिन का खर्चा बचा था हमारे पास, 2 हफ्ते का। तो हमारी भी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, और उसका सबसे बड़ा रीजन था ये समाजवाद। सबसे बड़ा रीजन था समाजवाद। नतीजा यह हुआ कि हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था, फिर से वापस लेकर आना था। आज के पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि 1991 में विश्व बैंक और IMF के कहने पर हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने निजीकरण के मॉडल को अपनाया, और अर्थव्यवस्था में जो अब तक अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीति में लिखा जाता था कि हमारी आर्थिक नीति का आधार समाजवाद है, हमारी औद्योगिक नीति का आधार समाजवाद है, लिखा जाता था, 1991 में बदल दी गई आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति। उसको नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति कहा जाने लगा, और वहां पर लिख दिया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार निजीकरण है। समाजवाद को हटा दिया हमने। औद्योगिक नीति में हमने लिख दिया हमारी अर्थव्यवस्था का आधार निजीकरण है, हमने भी समाजवाद को हटा दिया। और जब हमने अर्थव्यवस्था से और औद्योगिक नीति से, आर्थिक नीति से हमने समाजवादी शब्द को हटा दिया, तब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। और अर्थव्यवस्था पटरी पर ऐसी आई कि आज हम विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसको हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसको जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। और ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जा रहा है। विदेशी कंपनियों को एप्पल ने निवेश किया है, इंटेल ने निवेश किया है, तमाम जो ताइवान की कंपनियां हैं चिप बनाने वाली, उन्होंने निवेश किया है। तमाम जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं फॉरेन के, उनको भारत में निवेश करने के लिए बुलाया जा रहा है। हमारे यहाँ निजी क्षेत्र को प्रमोट किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना बंद कर दें तो धीरे धीरे हम 1990 की स्थिति की ओर लौटने लगेंगे। अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जोर देने लगे तो, क्योंकि हमने निजीकरण की अर्थव्यवस्था पर जोर दिया है, उसी का कारण है कि आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने जो समाजवाद शब्द संविधान में लिख दिया, यह बेकार का शब्द था।
बेकार का शब्द था। इन निष्कर्षों से, इन डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकलता है, ये पता चलता है। ये बात तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने जो समाजवादी मॉडल संविधान में लिखा, ये हमारी अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लिखा, राज्य व्यवस्था के स्वरूप को लिखा, और आज 1991 से वो पूरा बदल चुका है। हमने समाजवाद शब्द को ही निकाल फेंका अपनी आर्थिक नीति से और औद्योगिक नीति से, और हमने निजीकरण लिख दिया 1991 से, और निरंतर निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि समाजवादी शब्द का रोज उल्लंघन हो रहा है, हर पल हर क्षण उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे शब्द को संविधान में लिखने से क्या फायदा जिसका रोज उल्लंघन करने की जरूरत पड़े। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था कि हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते संविधान में। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बदलेगी तो जैसे विश्व में अर्थव्यवस्था बदलेगी हमें भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसे स्वरूप को संविधान में लिख देंगे तो सरकारों के लिए बदलना कठिन होगा और सरकारों के लिए सरकार चलाना कठिन होगा। तो उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई और संविधान में इसे शामिल नहीं किया। हमारी सरकारों ने अदूरदर्शिता दिखाई और इसे संविधान में शामिल कर दिया, क्योंकि इस समाजवादी शब्द का प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल उल्लंघन हो रहा है, आज भी हो रहा है। अब जब हमने कहा कि समाजवादी स्वरूप का उल्लंघन हो रहा है, तो अब इसमें दो सवाल उत्पन्न होते हैं कि अगर समाजवादी स्वरूप का उल्लंघन हो रहा है तो संविधान में लिखा है, इसका मतलब संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो हम कोर्ट क्यों नहीं जाते? नंबर एक बात। दूसरी बात, इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ समाजवादी पैटर्न है या समाजवादी लक्ष्य है, तो इसका अर्थ क्या है? दोनों बातों का हम लोग उत्तर लेते हैं। पहली बात कि समाजवादी स्वरूप का उल्लंघन हो रहा है समाज, और इस समाजवादी स्वरूप के उल्लंघन पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसके पीछे दो रीजन है। न्यायालय में मुकदमा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई हमने समाजवादी लिखा है उद्देशिका में, और हमने अपनी आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति में समाजवाद को हटा के निजीकरण लिख दिया। पहले समाजवाद लिखा था, 1991 में हमने निजीकरण लिख दिया। तो क्यों नहीं जा सकते कोर्ट? दो रीजन है। पहला रीजन है कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उद्देशिका हमारे संविधान का दर्शन है, हमारे संविधान की आत्मा है। इसलिए संविधान को समझने का आधार तो है, लेकिन उद्देशिका में लिखे गए शब्दों के आधार पर मुकदमेबाजी नहीं हो सकती। उद्देशिका में लिखे गए शब्दों के आधार पर मुकदमेबाजी नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि उद्देशिका में जो शब्द लिखे गए हैं उनको लागू करवाने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उद्देशिका में जो शब्द लिखे गए हैं अगर सरकार उनके उल्लंघन के लिए कार्य करती है, उनका उल्लंघन करती है, तब भी मुकदमा नहीं हो सकता। तो उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, और यह शब्द उद्देशिका में लिखा गया है। पहली बात। दूसरी बात, जो समाजवाद शब्द है और निजीकरण है, ये क्या है? ये आर्थिक अवधारणा है, आर्थिक आधार पर राज्य का स्वरूप है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये आर्थिक अवधारणा है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने शुरू से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि वो सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा नहीं करेगा। अगर सरकार की किसी आर्थिक नीति पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे की सुनवाई? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह रवैया अपनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि संविधान निर्माता हमारे देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को निश्चित नहीं करना चाहते थे, जिससे कि सरकारों को चलाने में असुविधा ना हो। इसलिए उसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया कि वह सरकारों की आर्थिक नीतियों की समीक्षा नहीं करेगा, जिससे सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर निर्णय लेने में आसानी हो और सरकार चलाने में समस्या ना हो। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि भाई मुकदमेबाजी क्यों नहीं होती? अगर संविधान में लिखा है और डेली उल्लंघन हो रहा है तो मुकदमेबाजी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है और उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों को सुनता नहीं है। उसने स्वयं अपने ऊपर रोक लगा रखी है, स्वयं निर्बंधन लगा रखा है। चाहे तो सुन सकता है लेकिन सुनता नहीं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि हम ये कहते हैं कि हमारे संविधान में आज भी समाजवादी लक्ष्य शामिल है। समाजवादी लक्ष्य शामिल है, तो अब ये क्या बात है? फिर समाजवादी लक्ष्य क्या हो गया? क्योंकि संविधान में समाजवादी लक्ष्य शामिल है, सोशलिस्ट गोल शामिल है, तो समाजवादी लक्ष्यों का अर्थ क्या होगा? समाजवादी लक्ष्य का अर्थ उच्चतम न्यायालय ने बताया है। दो बातें हैं, एक है समाजवादी स्वरूप और दूसरा है समाजवादी उद्देश्य। दो बात समझना, एक है समाजवादी स्वरूप और यानी हमारी अर्थव्यवस्था का समाजवादी स्वरूप, और दूसरा समाजवादी लक्ष्य, उद्देश्य। ध्यान से समझना इस बात को। समाजवादी स्वरूप का मतलब है कि हम सब कुछ सरकार के नियंत्रण में दें, सब कुछ सरकार बनाए और चलाए, सड़कें भी सरकार बनाए, पुल भी सरकार बनाए, सब कुछ बनाए, तो सब कुछ सरकार बनाए और चलाए। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छी अच्छी जो सड़कें बनी हैं, हाईवेज बने हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं, सब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की कमाई, उन्होंने जितना पैसा लगाया वो टोल टैक्स लगा करके वसूल करते हैं। सरकार टोल टैक्स को कंट्रोल करती है और टोल टैक्स डिजाइन करके वो वसूली करवाती है। भाई तुम अपना जितना पैसा तुमने लगाया टोल टैक्स के माध्यम से तुम अपना रिकवरी करते रहो डेली। तो निजी क्षेत्रों की भागीदारी से हमने डेवलपमेंट किया। तो समाजवादी स्वरूप का मतलब है कि सरकार सब कुछ नहीं करेगी। तो हमने समाजवादी स्वरूप का उल्लंघन किया है, लेकिन समाजवादी लक्ष्य का उल्लंघन नहीं किया है। समाजवादी लक्ष्य का मतलब क्या है? समाजवादी लक्ष्य का मतलब होता है सबकी बराबरी के लिए काम करना, सबके हित, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित सबका सुख, सबका साथ सबका विकास। ये समाजवादी लक्ष्य है। ये समाजवादी लक्ष्य है कि सबकी भागीदारी हो और सभी का विकास हो, सबकी भागीदारी हो और सभी का विकास हो। तो सभी का विकास हो इसका मतलब यह है कि विकास किसका नहीं होता? गरीब, कमजोर, वंचित, मजदूर, छोटे किसान, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो समाजवादी लक्ष्य कहता है कि इन पर फोकस करो, क्योंकि जब तक मजदूरों पर, वंचितों पर, बहुत छोटे सीमांतिक किसानों को फोकस नहीं करोगे तब तक इनका विकास नहीं होगा, और इनका विकास नहीं होगा तो समाज में बराबरी आएगी ही नहीं, सब बराबर होंगे ही नहीं। और समाजवाद सबकी बराबरी लाने पर बल देता है कि भाई कमजोर वर्गों को प्रोटेक्ट करो, कमजोर वर्गों का संरक्षण करो, जिससे कि ये भी समाज में उन्नति कर सकें और ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकें। तो अगर इस लक्ष्य की बात करें तो ये लक्ष्य हमारा संविधान प्रतिपादित करता है। हमारा संविधान इन लक्ष्यों का वर्णन करता है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, समानता, समता की बात की गई है, मूल अधिकारों में समता का अधिकार दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे की बात की गई है। तो समाजवादी लक्ष्यों की बात तो हमने की है, संविधान में लिखे हैं।
समाजवादी लक्ष्य का मतलब है गरीबों कमजोर वर्गों के जीवन को ऊंचा उठाना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना। इसके लिए तो संविधान कार्य करता ही है, लेकिन समाजवादी स्वरूप को हमने नहीं अपनाया है। इसी बात को उच्चतम न्यायालय ने बताया है। डीएस नकरा का केस है, डीएस नकरा बनाम भारत संघ का केस है, और डीएस नकरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाजवाद एक अनोखा समाजवाद है। भारतीय समाजवाद का लक्ष्य गरीबों कमजोर वर्गों मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। इस अर्थ में भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जो गांधीवाद की ओर झुका हुआ है, जो गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। अब मार्क्सवाद और गांधीवाद क्या था, इसकी चर्चा तो हम लोग पीएसआईआर में बहुत डिटेल में करते हैं। मार्क्स के विचार क्या थे, गांधी के विचार क्या थे। यहां पर हम लोग संक्षेप में यह समझ सकते हैं कि ये दोनों राज्य विहीन समाज की कल्पना करते थे, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते थे दोनों। मार्क्स भी मानते थे कि समाज में, मार्क्स मानते थे कि दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति और एक मजदूर। पूंजीपति को बुर्जुआ कहते थे, मजदूर को सर्वहारा कहते थे। तो कहते थे कि पूंजीपति और मजदूर यानी बुर्जुआ और सर्वहारा दो वर्ग थे, ये वर्ग खत्म हो जाए, बराबरी आ जाए। जब बराबरी आ जाएगी तो मजदूरों का शासन होगा, वो सब मिलकर सरकार चलाएंगे, राज्य जैसी संस्था नहीं होगी। गांधी भी यही कहते हैं। गांधी कहते हैं कि भाई जितना भी शोषणकारी व्यवस्था है वो खत्म हो, और जो अर्थव्यवस्था है वो समुदाय के नियंत्रण में हो, और लोगों में इतना नैतिक चरित्र होगा, लोग इतने चरित्रवान होंगे कि जिनके पास संपत्ति ज्यादा होगी वो उस संपत्ति का स्वयं को ट्रस्टी समझेंगे, मालिक नहीं समझेंगे, ट्रस्टी समझेंगे। ट्रस्टी समझने का मतलब यह है कि हमारे पास मान लो संपत्ति ज्यादा है, तो जितना हमने उपयोग कर लिया वो तो हमारी, और जितना हमारे निजी उपयोग से बची हम और लोगों के लिए खर्च करेंगे, और ये मान लेंगे कि हम उस संपत्ति के संरक्षक हैं जिसका उपयोग हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। यानी जो पूंजीपति होगा वो भी बड़ा उदार होगा, वो भी बड़ा उदार होगा, क्योंकि लोगों का चारित्रिक उत्थान होगा। गांधी जी ऐसा सोचते थे। दूर दूर तक नहीं है, इतना चारित्रिक पतन हो चुका है समाज और राजनीति का कि अकल्पनीय नहीं है, लेकिन गांधी जी की कल्पना थी कि भाई जब लोगों का इतना चरित्र ऊंचा हो जाएगा, तो जब लोगों का इतना चरित्र ऊंचा हो जाएगा तो फिर समाज में जितने भी तरीके के वर्ग हैं खत्म हो जाएंगे, और वर्गविहीन समाज हो जाएगा। और जब वर्गविहीन समाज हो जाएगा तो सब सरकार होंगे, सब जनता होंगे। जब सब सरकार होंगे, सब जनता होंगे, तो राज्य की जरूरत नहीं होगी। तो राज्य विहीन, मार्क्स और गांधी दोनों एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो राज्य विहीन हो और वर्ग विहीन हो, एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे। लेकिन अंतर ये था मार्क्सवाद और गांधीवाद में, मोटी मोटी बात कर रहे हैं, वैसे तो चिंतन इनका बहुत व्यापक है। अंतर यह था कि मार्क्स कहता था कि सब कुछ समुदाय को सौंप दो, सब कुछ श्रमिकों के, मजदूरों के कंट्रोल में होगा, पूंजीपति भी मजदूरों के कंट्रोल में हो जाएंगे, मजदूरों का शासन होगा। मार्क्सवाद कहता था, मार्क्स का जो समाजवाद है वो मजदूरों के शासन का समाजवाद है। तो मार्क्स कहता है कि पूंजीपति मजदूरों का बड़ा शोषण करते हैं, खूब कमाते हैं, मजदूरों को सैलरी नहीं देते, मजदूरों का शोषण करते हैं, अमानवीय परिस्थितियों में काम कराते हैं। इसलिए मार्क्स कहते हैं विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है, पूंजीपति मुट्ठी भर है, लड़ो इनके खिलाफ, हिंसा की जरूरत पड़े तो हिंसा भी कर लो, इनकी सत्ता उखाड़ फेंको, अपना राज स्थापित करो, जो तुम्हारा राज होगा वही समाजवाद होगा, पूंजीपति तुम्हारे नीचे काम करेंगे, क्योंकि पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा। तो जिस मजदूरों के शासन की बात मार्क्स करते हैं उसको समाजवाद कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मजदूरों का शासन होगा तो सब बराबर हो जाएंगे। अब जो गांधीवाद है, गांधीवाद इससे अलग है। गांधीवाद कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सबसे पहली बात तो चारित्रिक उत्थान करना पड़ेगा। मार्क्स का इससे कोई लेना देना नहीं। गांधी कहते हैं अहिंसा और सत्य का साथ लेना पड़ेगा। मार्क्स कहते हैं हिंसा से परहेज मत करो, क्रांति करनी है तो हिंसा से परहेज नहीं करना, हिंसा की जरूरत पड़े खूब करो। तो मार्क्स साधन पर बल नहीं देते, केवल लक्ष्य पर बल देते हैं, साध्य पर। गांधी जी कहते हैं नहीं, साधन साध्य की पवित्रता होनी चाहिए। हमारा अगर लक्ष्य साध्य अगर पवित्र है तो उसके लिए पवित्र साधन अपनाने होंगे, तो सत्य और अहिंसा का साथ लेकर के आगे बढ़ना है। और गांधी स्वावलंबन पर बल देते थे कि हर व्यक्ति स्वयं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। यानी आप सरकार की ओर मत देखो कि सरकार आपको नौकरी दे, हे सरकार मुझे नौकरी दो, ये गांधीवाद नहीं है। गांधीवाद कहता है कि अरे अपने पैरों पर खड़े हो, मजबूत बनो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो जो गांधीवाद है वो स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर बल देता है। इस तरीके से गांधीवाद और मार्क्सवाद में कुछ बेसिक डिफरेंस भी था, और गांधीवाद और मार्क्सवाद इस बिंदु पर एक जैसे सहमत होते भी नजर आते हैं कि राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करने पर बल देते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान में जो हमारा समाजवादी लक्ष्य है, जो उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व, इन सब में लिखा गया है, यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, लेकिन वो गांधीवाद की ओर झुका है, मार्क्सवाद की ओर नहीं। गांधीवाद की ओर झुका हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको स्वावलंबी बनना है, इस देश में स्वावलंबन को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना है। आत्मनिर्भर बनोगे तो देश विकसित होता जाएगा, समाज विकसित होता जाएगा। लेकिन गांधी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित है कि भाई गांव में स्वराज आना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, और अहिंसा, चारित्रिक उत्थान, इन सब पर फोकस करने वाला है। गांधी कहते थे बिना काम के धन लेना पाप है। ये जो लोग बिचौलिए का काम करते हैं ये पाप है, बिना काम के धन लेना पाप है, बिना सिद्धांतों के राजनीति करना पाप है। यानी हमारे यहाँ जितने राजनेता हैं सब पापी हैं गांधी जी की नज़र में, क्योंकि सिद्धांत है ही नहीं। अपवाद स्वरूप कुछ राजनेताओं में है, बाकी तो नहीं है। तो बिना सिद्धांतों की राजनीति पाप है।
बिना मानवता के विज्ञान, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है अमानवीय तरीके से, तो बिना मानवता के विज्ञान पाप है। तो गांधी जी का जो फोकस था वो व्यक्ति के चारित्रिक उत्थान पर था। तो ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण हो गया। तो लिखो पहले, चलो इसको लिखाते हैं। लिखो, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, किंतु संविधान लागू होने के किंतु स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, किंतु स्वतंत्रता मिलने के पश्चात सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया, सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया, जिसमें राज्य एवं निजी क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया जिसमें राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों की संयुक्त भागीदारी पर बल दिया गया, दोनों की संयुक्त भागीदारी पर बल दिया गया। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इसे, जहां राज्य और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं, इसे लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। पैरा चेंज करके लिखो, संविधान निर्माताओं ने, पैरा चेंज करके लिखो, संविधान निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था का कोई स्वरूप संविधान में निश्चित नहीं किया, अर्थव्यवस्था का कोई स्वरूप संविधान में निश्चित नहीं किया, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप सरकारों को निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप सरकारों को निर्णय लेने होते हैं जिनमें तीव्र गति से परिवर्तन आते रहते हैं, जिनमें तीव्र गति से परिवर्तन आते रहते हैं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप निश्चित करने से, अर्थव्यवस्था का स्वरूप निश्चित करने से सरकारों के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, अर्थव्यवस्था का स्वरूप निश्चित करने से सरकारों के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी। पैरा चेंज करके या उसी में लिखो, यही कारण है कि, यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द, समाजवादी शब्द को शामिल करना आलोचना के केंद्र में रहा है, समाजवादी शब्द को शामिल करना आलोचना के केंद्र में रहा। पैरा चेंज करके लिखो, 1991 में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति निर्मित की। 1991 में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति निर्मित की। उदारीकरण के प्रभाव के कारण, उदारीकरण के प्रभाव के कारण इन नीतियों का आधार निजीकरण घोषित कर दिया गया, इन नीतियों का आधार निजीकरण घोषित कर दिया गया और समाजवाद को बाहर कर दिया गया, समाजवाद को हटा दिया गया। इन नीतियों का आधार निजीकरण घोषित कर दिया गया और समाजवाद को हटा दिया गया, समाजवाद को हटा दिया गया। इस प्रकार 1991 से 1991 से उद्देशिका में वर्णित, 1991 से उद्देशिका में वर्णित समाजवादी स्वरूप का, उद्देशिका में वर्णित समाजवादी स्वरूप का निरंतर उल्लंघन हो रहा है, उद्देशिका में वर्णित समाजवादी स्वरूप का निरंतर उल्लंघन हो रहा है, समाजवादी स्वरूप का निरंतर उल्लंघन हो रहा है, किंतु समाजवादी लक्ष्य का नहीं, किंतु समाजवादी लक्ष्य का नहीं, समाजवादी लक्ष्य का नहीं। पैरा चेंज करके लिखो, डीएस नकरा बनाम भारत संघ के मामले में, डीएस नकरा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी लक्ष्य की व्याख्या की है। डीएस नकरा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी लक्ष्य की व्याख्या की है। न्यायालय ने कहा कि, न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद का लक्ष्य, न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद का लक्ष्य गरीबों, कमजोर वर्गों, गरीबों, कमजोर वर्गों, मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है, और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। इस प्रकार भारतीय समाजवाद
मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। इस प्रकार भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जो गांधीवाद की ओर झुका हुआ है, जो गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। पैरा चेंज करके लिखो, मार्क्सवाद और गांधीवाद यानी मार्क्स के विचार और गांधी के विचार, मार्क्सवाद और गांधीवाद यानी मार्क्स के विचार और गांधी के विचार राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वहीं क्लोज कर लो, मार्क्सवाद और गांधीवाद की ओर झुका हुआ है, यहीं पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट क्लोज कर लो। और बड़ा है, हमने संक्षेप में लिखा दिया। और बाकी अब मार्क्सवाद गांधीवाद के बारे में भी एक एक लाइन लिख लो, तो पैरा चेंज करके लिखो, मार्क्सवाद और गांधीवाद यानी मार्क्स के विचार और गांधी के विचार राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं। राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं। यद्यपि दोनों के विचारों में भिन्नता है। मार्क्सवाद समाजवाद के जनक माने जाते हैं। मार्क्सवाद नहीं, मार्क्स, कार्ल मार्क्स है इनका नाम, मार्क्स या कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक माने जाते हैं। इनका समाजवाद सर्वहारा अर्थात मजदूरों के शासन पर आधारित है। इनका समाजवाद मजदूरों के शासन पर आधारित है, जिसमें सभी के साथ एक समान व्यवहार पर बल दिया जाता है, जिसमें सभी के साथ एक समान व्यवहार पर बल दिया जाता है। मार्क्स समाजवाद के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं। क्रांति की बात करते हैं, मार्क्स समाजवाद के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं, क्रांति करने के लिए कहते हैं। पैरा चेंज करके लिखो, जबकि गांधीवाद स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता, जबकि गांधीवाद स्वावलंबन, सहकारिता, मिलजुल कर काम करना, सहकारिता, चारित्रिक उत्थान, अहिंसा इत्यादि जैसे विचारों पर आधारित है, इत्यादि जैसे विचारों पर आधारित है। तो ये हो गया मार्क्सवाद और गांधीवाद। मार्क्स ने एक तो समाजवाद की बात कही है, दूसरा मार्क्स ने साम्यवाद की बात की है। दो चीजें हैं, एक है समाजवाद और दूसरा है साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। है क्या? ध्यान से सुन लो, बहुत आसान है। किताबों में पढ़ोगे तो थोड़ा सा जटिल रहता है समझना, लेकिन बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं तो आप समझ जाओगे। मार्क्स कहते हैं कि देखो दो हैं, एक है बुर्जुआ यानी पूंजीपति, ना बुर्जुआ समझो पूंजीपति कह दो, कि एक पूंजीपति है, दूसरा मजदूर है। मजदूर को वो कहते हैं सर्वहारा। वो कहते हैं ये पूंजीपति और मजदूर के बीच संघर्ष होगा। ये दो वर्ग हैं, एक वर्ग है पूंजीपति, एक वर्ग है मजदूर। ये दो वर्ग हैं, एक वर्ग है पूंजीपति और एक वर्ग है मजदूर। इन दोनों के बीच झगड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मजदूरों का शोषण करता है पूंजीपति, और इस संघर्ष का परिणाम होगा सोशलिज्म। इस संघर्ष का परिणाम होगा सोशलिज्म। क्या होगा परिणाम? मजदूर पूंजीपतियों को खत्म कर देंगे और सर्वहारा का शासन आ जाएगा। मजदूरों का शासन आ जाएगा, पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा। और जब पूंजीपति वर्ग खत्म हो गया, चारों तरफ केवल मजदूर बचे, केवल मजदूर ही एक वर्ग बचा। एक से ज्यादा वर्ग होगा तब तो वर्ग आधारित समाज हो गया। जब एक ही वर्ग बचा मजदूर, तो वर्गविहीन समाज हो गया, वर्गविहीन समाज हो गया, मार्क्स कहते हैं। तो ये हो गया सर्वहारा का शासन यानी मजदूरों का शासन। अब यहां पर सबको काम करना होगा। मार्क्स कहते हैं जो काम नहीं करेगा उसको रोटी भी नहीं मिलेगी, जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको खाने का हक नहीं है, जो काम नहीं करेगा उसको खाने का हक नहीं है। तो काम सबको करना पड़ेगा। अगर रोटी खानी है तो काम सबको करना पड़ेगा, एकदम सीधी सी बात है। तो जब मजदूरों का शासन आएगा तो सबको काम मिलेगा, सबको कार्य करना पड़ेगा, और सबको वेतन भी मिलेगा, पारिश्रमिक भी मिलेगा, सबको काम मिलेगा, सबको वेतन मिलेगा। कोई बिना काम के नहीं होगा, कोई बिना काम के नहीं होगा और बिना वेतन के नहीं होगा। काम कैसे मिलेगा? योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार काम मिलेगा सबको। जो जितना योग्य होगा वो वैसा काम करेगा, जो जिस लायक होगा वो काम करेगा, और सैलरी भी उसी हिसाब से मिलेगी, योग्यता के अनुसार, कार्य के अनुसार सैलरी भी उसी हिसाब से मिलेगी, वेतन भी मिलेगा उसी हिसाब से, जितना काम करेंगे उसी हिसाब से पैसा भी मिलेगा। तो परफेक्ट इक्वालिटी तो नहीं आएगी, क्योंकि मजदूर बचे, अब पूंजीपत खत्म हो गए। पूंजीपत भी मजदूरी करेंगे अगर उनको काम करना है, अगर उनको कमाई करनी है, अगर उनको घर चलाना है, उनको भी काम करना होगा। जो जिस लायक है वो काम करेगा, और जो जिस लायक है उसी के हिसाब से पैसा पाएगा। लेकिन जब लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, तो जो ज्यादा योग्य है ज्यादा कमाएगा, जो कम योग्य है कम कमाएगा। तो परफेक्ट इक्वालिटी तो आएगी नहीं समाज में, परफेक्ट इक्वालिटी तो आएगी नहीं। ये बात समझ रहे हो कि परफेक्ट पूर्ण समानता तो नहीं आएगी, परफेक्ट इक्वालिटी तो नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा कमाएंगे, कुछ लोग कम कमाएंगे। मार्क्स कहते हैं इसको भी खत्म करना पड़ेगा।
तो ये तो समाजवाद हो गया। पहले चरण में, एक चरण में क्रांति होगी, पहली क्रांति होगी तो समाजवाद आएगा, इसके बाद फिर क्रांति करनी पड़ेगी, और जब दूसरी क्रांति करेंगे तो साम्यवाद आएगा। साम्यवाद का मतलब हो गया परफेक्ट इक्वालिटी। साम्य मतलब बराबर, बराबर, वाद मतलब विचारधारा, तो बराबरी की विचारधारा, तो परफेक्ट इक्वालिटी की विचारधारा आएगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब मजदूर और ये सारे वर्ग तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि केवल मजदूर बचा है। अब यहां मजदूर भी कोई नहीं रहेगा, सब एक जैसे होंगे, किसी को मजदूर कहा ही नहीं जाएगा। यहां तो मजदूरों का शासन है, यहां तो मजदूरों का शासन है, यहां मजदूर का शासन नहीं होगा, सबका शासन होगा, सबका शासन होगा। अब जब सबका शासन होगा तो परफेक्ट इक्वालिटी लानी है, परफेक्ट इक्वालिटी लानी है, तो सभी का शासन होगा। यानी अब पूंजीपति जो मजदूर के नीचे काम कर रहे हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। अब पहले में तो मजदूर नाराज है पूंजीपत से, तो उन्होंने नीचे दबा दिया आपने कि पूंजीपत को खत्म कर दिया, लेकिन अब यहां सब बराबर हो गए, परफेक्ट इक्वालिटी होगी। यहां पर भी सबको कार्य मिलेगा योग्यता के अनुसार, काम तो सबको योग्यता के अनुसार मिलेगा, जो जिस लायक है वही काम करेगा। अब इंजीनियर को तो ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन करने को नहीं देंगे ना, डॉक्टर को ही देंगे, तो सबको योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। लेकिन जो सबको वेतन मिलेगा, सबको जो वेतन मिलेगा वो जरूरत के हिसाब से मिलेगा, आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। सबको पैसा आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, जितनी जरूरत उतना पैसा, बस। अब सबकी जरूरत एक जैसी, सभी को खाना खाना है 2 टाइम का, अंतर इतना है, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 3 रोटी खाएगा, बस। लेकिन सभी को भोजन करना है, सभी को पढ़ना है, सभी को अगर कोई बीमार हो गया तो इलाज कराना है, तो पैसा सबको केवल जरूरत के हिसाब से मिलेगा। अब ये तय करना किसकी कितनी कैसी कहाँ जरूरत है, ये व्यवहार में बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए ये केवल कल्पना है। साम्यवाद मार्क्स की केवल कल्पना है, क्योंकि ये कैसे आप तय करोगे। लेकिन इनका साम्यवाद एक तरीके की फिलॉसफी है, एक तरीके का दर्शन है, एक तरीके की कल्पना है। क्यों? क्योंकि हम सबको काम देंगे योग्यता के हिसाब से, लेकिन योग्यता के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। यानी यहां सैलरी सबको इक्वल मिलेगी, यहां सैलरी सबको इक्वल मिलेगी। यहां सैलरी क्या थी, कम ज्यादा मिल रही थी, योग्यता के हिसाब से मिल रही थी, कार्य के हिसाब से मिल रही थी। यहां सैलरी आवश्यकता के हिसाब से मिलेगी, तो सबको ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगी। तो जब सबको सैलरी भी ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगी, कोई किसी भी पद पर बैठा हो, कोई किसी भी पद पर बैठा हो, तो जब सबको इक्वल सैलरी मिलेगी, तो जब सब इक्वल सैलरी पाएंगे, तो ऐसी दशा में परफेक्ट इक्वालिटी की ओर समाज बढ़ेगा। तो ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट, साम्यवाद का कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता। जिन देशों ने मार्क्स को अपनाने का दंभ भरा कि हमने मार्क्सवाद को अपनाया, जैसे सोवियत संघ ने अपनाया, चीन ने अपनाया, कहीं भी साम्यवाद नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, ये व्यवहार में संभव ही नहीं है। तो साम्यवाद तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं आया। हाँ, समाजवाद लाने की कोशिश की गई, वो भी टूटे फूटे तरीके से, उनमें तरह तरह के अमेंडमेंट हुए, तरह तरह के संशोधन हुए। लेनिन ने अलग तरीके से उसको रूस में लागू किया, माओ त्से तुंग ने चीन में अलग तरीके से लागू किया। तो कहने के लिए उन्होंने समाजवाद के विचार को अपनाया, लेकिन वो अपनाने का तौर तरीका सबका बिल्कुल अलग था और मार्क्स से बिल्कुल अलग था। तो वो सब बातें फिर बहुत गहराई की है, मैं उस गहराई में आपको नहीं ले जाना चाहता, हमारे लिए इतना पर्याप्त है जीएस के नजरिए से समझ। तो ये समाजवाद हो गया और ये साम्यवाद हो गया। तो मार्क्स के चूंकि ये दोनों विचार हैं, साम्यवाद बिल्कुल कभी कहीं नहीं आया, क्योंकि संभव है नहीं है, असंभव है। समाजवाद भी टूटे फूटे तौर पर आया, जहां भी आया, कहीं भी पूरी तौर पर नहीं आया। अब पंथ निरपेक्ष, जो अगला शब्द है, सेकुलर। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, वो पंथ निरपेक्ष शब्द भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो बाद में जोड़ा गया, इसलिए यदा कदा आलोचनाओं के केंद्र में रहा। क्यों रहा, हम लोग इसी बात को यहां पर समझते हैं। राज व्यवस्था का स्वरूप, क्योंकि राज व्यवस्था का स्वरूप ही है ये, राज व्यवस्था का स्वरूप धर्म के आधार पर। तीन तरीके से राज व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, सरकारों की व्यवस्था धर्म के आधार पर। एक को कहते हैं निरीश्वरवादी, दूसरे को कहते हैं धर्मतंत्रात्मक, और तीसरे को कहते हैं पंथ निरपेक्ष। 3 चीजें। निरीश्वरवादी ये केवल कल्पना है, ऐसा कोई देश नहीं होता। निरीश्वरवादी उसे कहते हैं जो ईश्वर की सत्ता को न माने, ईश्वर को नकारता हो, ईश्वर के अस्तित्व को नकारता हो। तो ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जो ईश्वर की सत्ता को नकारे। हर देश किसी न किसी ईश्वर की सत्ता को अपनाता है। जैसे भारत में हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ हम लोग ईश्वर की सत्ता को भिन्न भिन्न रूपों में जानते हैं और भिन्न भिन्न रूपों में हम आराधना करते हैं। कोई भगवान श्री राम की आराधना करता है, कोई श्री कृष्ण की आराधना करता है, तो सब अलग अलग रूपों में। कोई भगवान शिव की आराधना करता है, तो अलग अलग रूपों में आराधना की जाती है। तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जो विश्व के अन्य देश भी हैं, उन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा है। किसी ने ईसा मसीह को स्वीकारा, हालांकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, क्योंकि जो ईसाई धर्म है वो मुश्किल से 2000 साल पुराना है। तो उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। जो इस्लाम धर्म है, उन्होंने अल्लाह को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। हालांकि ये भी नया धर्म है, मुश्किल से 1500 साल पुराना है, 1400-1500 साल पुराना है। इसके पहले इस्लाम नाम का कोई धर्म नहीं था, 2-2,500 साल पहले क्रिश्चियन ईसाई नाम का कोई धर्म नहीं था। तो ये सब नए उपजे हुए धर्म हैं। लेकिन इन लोगों ने भी ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार किया, ये ईश्वरीय सत्ता है और हम इसके अधीन।
काम करते हैं। तो कोई देश ऐसा नहीं है जो ईश्वर की सत्ता को न माने। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये कल्पना है, तो जाने देते हैं इस कल्पना को, कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब इन दो से है, धर्मतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष। धर्मतंत्रात्मक यानी थियोक्रेटिक उस देश को कहते हैं जो किसी एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित करे। जो देश किसी एक धर्म को, वैसे तो यहां पंथ लिखा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि बोलचाल में धर्म रहता है इसलिए मैंने धर्म लिख दिया, लेकिन सही शब्दों में देखा जाए तो यह पंथ होना चाहिए। एक पंथ को, या बोलचाल में आप धर्म कहते हैं इसलिए मैंने धर्म लिख दिया, एक पंथ को राष्ट्र धर्म घोषित करे उसे हम धर्मतंत्रात्मक कहते हैं। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश अभी तक धर्मनिरपेक्ष, अभी तक पंथ निरपेक्ष था, अभी तक सेकुलर था जब तक शेख हसीना की सरकार थी। लेकिन जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है तो जमात इस्लामी ने वहां सत्ता ग्रहण कर ली और उसने घोषणा कर दी कि बांग्लादेश इस्लाम धर्म के अनुसार चलेगा। तो अब बांग्लादेश थियोक्रेटिक हो गया क्योंकि इस्लाम धर्म को बांग्लादेश का धर्म घोषित कर दिया गया। हालांकि बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन उसे पंथनिरपेक्ष घोषित करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सुनता है इन देशों में? पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई महत्व ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है जब कट्टरपंथी सरकारें आती हैं तो। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज हैं जिनको हम लोग इस्लामिक कंट्री कहते हैं, बुद्धिस्ट कंट्री कहते हैं, जब ऐसी कंट्री धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर हम किसी कंट्री को संबोधित करते हैं, रिलीजन के नाम पर हम किसी कंट्री को संबोधित करते हैं, तो हम इसे थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। हम इसे पंथ आधारित देश कहते हैं, धर्मतंत्रात्मक देश कहते हैं हिंदी में। तो क्योंकि एक ही धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित किया जाता है और उसी धर्म के आधार पर नीतियां बनाई जाएंगी, कानून बनाए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे, नीतियां बनाई जाएंगी, तो धर्म के आधार पर ही सब कुछ होगा। अब यहां पर एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन उत्पन्न होता है धर्म को लेकर, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे फिलहाल। तो दूसरा है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर कहते हैं इसको। सेकुलर का मतलब होता है जब देश का कोई पंथ, हम लोग धर्म कहते हैं इसे, बोलचाल में गलत कहते हैं, पंथ ना हो। जब देश का कोई पंथ ना हो, कोई धर्म ना हो, तो हम लोग इसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। जैसे भारत, देश का कोई धर्म नहीं है, अमेरिका देश का कोई धर्म नहीं है, फ्रांस देश का कोई धर्म नहीं है, इत्यादि। तो ये सब सेकुलर कंट्रीज हैं, पंथ निरपेक्ष देश हैं, क्योंकि इन्होंने किसी एक पंथ को देश का पंथ या धर्म घोषित नहीं किया है। इसको इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं। किसी एक रिलीजन को देश का रिलीजन घोषित नहीं किया है, तो देश का कोई रिलीजन नहीं होगा। धर्मतंत्रात्मक देश कहता है देश का एक रिलीजन होगा, उसी रिलीजन के हिसाब से देश में कानून बनेंगे, नीतियां बनेंगी, निर्णय लिए जाएंगे, धर्म ही कानून का स्रोत होगा। सेकुलर ऐसे देशों को कहते हैं, पंथ निरपेक्ष ऐसे देशों को कहते हैं जहां देश का कोई रिलीजन नहीं होता, अर्थात कानून बनाने, नीतियां बनाने में रिलीजन स्रोत नहीं है। तो स्रोत क्या होगा? लोगों का हित, लोगों का भला, तर्क, बुद्धिमत्ता, ये स्रोत होते हैं, दूरदर्शिता, ये स्रोत होते हैं कानून बनाने के। रिलीजन नहीं होता कानून बनाने का। इसका मतलब यह है कि जब देश का कोई पंथ नहीं होगा तो देश सभी पंथों का समान आदर, संरक्षण और प्रोत्साहन करेगा। देश सभी धर्मों का समान आदर, संरक्षण और प्रोत्साहन करेगा, सभी धर्मों को मौका देगा फलने फूलने का, किसी एक धर्म को नहीं। धर्मतंत्रात्मक देश में केवल एक धर्म को फलने फूलने का मौका दिया जाता है। इसीलिए आप देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब देशों में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार किसी से छुपे हुए नहीं है। अभी आपने देखा जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उस सत्ता परिवर्तन पर हिंदुओं को टारगेट करना कोई उद्देश्य नहीं था, कोई अर्थ ही नहीं था, लेकिन टारगेट कर करके हिंदुओं के घर जलाए गए, उनको मारा गया। मारने के बाद पहचान की गई कि हिंदू है कि नहीं है। घर जलाने के पहले पहचान की गई कि हिंदू है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि एक धर्म, एक पंथ, धर्म ना कहें, एक रिलीजन को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ही रिलीजन को वो वहां पर सपोर्ट करते हैं, एक ही रिलीजन को वहां पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। जबकि जो पंथ निरपेक्ष देश होते हैं, पंथ निरपेक्ष देशों में सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलता है, समान आदर मिलता है, समान प्रोत्साहन मिलता है, सभी को अपने हिसाब से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, क्योंकि देश का धर्म से कोई लेना देना, देश का पंथ से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ हो गया। तो भारत, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि ये सब पंथ निरपेक्ष देश हो गए। अब यहां पर सेकुलरिज्म को लेकर के अलग अलग मॉडल डेवलप हो गए, क्योंकि जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। मैकियावेली जैसे चिंतकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कैसे और क्यों, आपको समझाते हैं इस बारे में। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म के दो मॉडल हैं। एक हो गया पाश्चात्य मॉडल, और दूसरा हो गया भारतीय मॉडल। अब देखो, पहली चीज तो यह समझो कि भारत के लिए धर्म का अर्थ अलग है। एक शब्द है पंथ, रिलीजन, ये अंग्रेजी का शब्द है, पाश्चात्य देशों से आया है।
और दूसरा शब्द है धर्म। दूसरा शब्द है धर्म। धर्म रिलीजन का गलत अनुवाद है। हिंदी में जिसको हम धर्म कहते हैं उसके लिए इंग्लिश में भी धर्म है। इसकी इंग्लिश धर्म है। धर्म की इंग्लिश धर्म है। आप जब किताबों को पढ़ोगे, अच्छी किताबों, टेक्स्ट बुक पढ़ो, गाइड बुक तो कुछ भी लिखेंगे, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, ऑथर्स की किताबें पढ़ोगे, विद्वानों की किताबें पढ़ोगे, तो विद्वानों की किताबों में जहां भी भारतीय धर्म के बारे में प्रयोग किया गया है वहां कहीं रिलीजन नहीं लिखा गया। आप राधाकृष्णन को पढ़ लो, आप जितने जितने विद्वान हुए हैं, डॉक्टर कलाम को पढ़ लो, उन लोगों ने जब भारत में धर्म की बात की है, इस कॉन्सेप्ट, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भी बनेंगे इससे, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपकी जागरूकता के लिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जो भारत के लिए धर्म है उसकी इंग्लिश भी धर्म है, उसकी इंग्लिश रिलीजन नहीं है। उसकी इंग्लिश रिलीजन नहीं है। हम लोग रिलीजन का अनुवाद हिंदी में धर्म करते हैं, ये गलत अनुवाद लिख दिया मैंने, बोर्ड पर लिख दिया मैंने, गलत अनुवाद है, ये डिक्शनरियों में गलत अनुवाद लिखा गया है। जो विद्वान है वो धर्म की इंग्लिश धर्म ही लिखते हैं, क्योंकि जो धर्म शब्द की उत्पत्ति है वो भारत से हुई है, पाश्चात्य देशों से नहीं। पाश्चात्य संकल्पना रिलीजन है और धर्म भारतीय अवधारणा है। धर्म शब्द की उत्पत्ति भारतीय है, धर्म शब्द की उत्पत्ति भारतीय है और रिलीजन शब्द की उत्पत्ति पाश्चात्य है। अब रिलीजन शब्द कैसे उत्पन्न हुआ और धर्म शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, समझो इसको। जो रिलीजन शब्द उत्पन्न हुआ वो चर्च से आया है। चर्च पाश्चात्य देशों में, यूरोपीय देशों में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का काल, क्योंकि ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट जन्मे हैं, है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट पाश्चात्य जगत से आए हैं। जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो पाश्चात्य जगत से आया है। मैकियावेली जैसे चिंतकों ने प्रतिपादित किया है। मैकियावेली को हम लोग जब PSIR पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं, क्योंकि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। तो जो दर्जा भारत में चाणक्य को दिया जाता है, कौटिल्य को दिया जाता है, हमारे यहाँ कौटिल्य को एक अच्छी शासन व्यवस्था, गुड गवर्नेंस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है प्राचीन इतिहास में। तो जो श्रेय हमारे यहाँ कौटिल्य को दिया जाता है वही श्रेय पाश्चात्य जगत में मैकियावेली को दिया जाता है। हालांकि दोनों के विचारों में थोड़ा बहुत अंतर भी है, वो सब बात की बात है। तो 5वीं शताब्दी से, 5वीं शताब्दी के पहले यूरोप में रोमन साम्राज्य और इन सबका वर्चस्व था। 5वीं शताब्दी के बाद यूरोप में अंधकार युग आ गया और 15वीं शताब्दी तक अंधकार युग चलता रहा। अंधकार युग का मतलब था कि जो तर्क है, बुद्धि है, ये सब गायब हो गई। लोग भावनाओं में बहकर काम करते थे। भावनाएं किसके साथ थी? रिलीजन के साथ थी। रिलीजन क्या था? ईसाई, ईसाइयत रिलीजन था और इस ईसाइयत के साथ लोगों की भावनाएं थी। ईसाई रिलीजन जो कहता था उसी के आधार पर सब कुछ तय होता था। व्यक्ति की निजी जिंदगी, व्यक्ति के व्यापार कारोबार और यहाँ तक कि राजा का निर्णय, सब कुछ ईसाई धर्म तय करता था। ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म को कौन तय करता था? चर्च तय करता था। चर्च ईसाई धर्म का प्रतीक था, तो सब कुछ चर्च से तय होता था। राजा क्या निर्णय लेगा ये चर्च तय करता था। राजा क्या नीतियां बनाएगा ये चर्च तय करता था, राजा नहीं करता था। राजा स्वतंत्र नहीं था सरकार चलाने के लिए 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। इसको अंधकार युग कहते हैं कि राज सत्ता भी चर्च के अधीन थी। राजा के ऊपर चर्च था और चर्च के कहने पर ही राजा आदेश लेता था। राजा की हैसियत नहीं थी कि वो चर्च की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय ले। तो सब कुछ ईसाई धर्म के कंट्रोल में था। ईसाई धर्म के प्रतीक चर्च के कंट्रोल में था। तार्किकता का, बुद्धिमत्ता का, प्रगतिशील विचारों का कोई स्थान ही नहीं था। और ईसाई धर्म भी कैसा? कैथोलिक। ईसाई धर्म दो तरीके का है, एक कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक है वो रूढ़िवादी है, कट्टरपंथी है, और जो प्रोटेस्टेंट है वो उदारवादी है, वो लिबरल है, वो प्रगतिशील है, वर्क इज वर्शिप, कर्म पूजा है। ये प्रोटेस्टेंटियन का नारा है ईसाइयत में। जो पुनर्जागरण के काल में, यानी जब विवेक, बुद्धि, इन सब का प्रयोग बढ़ा, तब ईसाई धर्म की नई व्याख्या हुई, उदार व्याख्या हुई, तो प्रोटेस्टेंट जन्मे। इसके पहले कैथोलिक ही थे। तो ये जो शासन था ये कैथोलिक का शासन था। कैथोलिक इतने रूढ़िवादी होते हैं, इतने कट्टरपंथी होते हैं कि चर्च ने कह दिया कि भाई गॉड ने कहा है कि 200 लोग एक कमरे में बंद होकर के आग लगा लो, 200 लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। तो अब 200 लोगों का नाम दर्ज कराने के लिए मारामारी हो जाएगी कि मेरा नाम दर्ज करो, मेरा नाम दर्ज करो। किस लिए? आग लगाने के लिए। वास्तविक घटना बता रहा हूं मैं। 200 लोगों का नाम हुआ, 200 लोग एक कमरे में इकट्ठे हुए, 200 लोगों ने आग लगा ली और जल के 200 लोग मर गए। पता नहीं मिला कि नहीं मिला, मोक्ष मिला कि नहीं मिला, भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए, लेकिन इतने कट्टरपंथी, इतने रूढ़िवादी, अप्रगतिशील, ऐसी कट्टरपंथी विचारों वाले रिलीजन का राजा पर शासन था। इसीलिए अंधकार युग कहते थे 15वीं शताब्दी तक। जब मैकियावेली एक राजनीतिक चिंतक के रूप में उभरा तो मैकियावेली ने पहली बार यह विचार दिया कि चर्च से राज सत्ता को अलग किया जाए, रिलीजन से राज्य को अलग किया जाए, रिलीजन से राज्य को अलग किया जाए। रिलीजन अपना अलग काम करे और राज्य अपना अलग काम करे। चर्च के मामले में राजा इंटरफेयर नहीं करेगा, हैसियत भी नहीं थी उसकी, और चर्च राजा के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। चर्च राजा के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोनों के बीच दूरी, दोनों के बीच एक डिस्टेंस होगी, दोनों के बीच एक गैप होगा। इसी गैप को कहा गया सेकुलरिज्म। मैकियावेली ने इसी को सेकुलरिज्म कहा। हिंदी में हम इसको पंथ निरपेक्ष कह देते हैं। मैकियावेली ने इसी को सेकुलरिज्म कहा। तो चर्च से राजा की दूरी होगी। अब चर्च राजा की गतिविधियों में भूमिका नहीं निभाएगा और राजा चर्च के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चर्च और राजा के बीच यह जो दूरी है, यह दूरी सेकुलरिज्म कहलाएगी। तो सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कि राज्य रिलीजन से एकदम दूर होगा, राज्य का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा।
राज्य का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, शुरू में नहीं था, पहले अमेंडमेंट के द्वारा लिखा गया कि अमेरिका की कांग्रेस यानी वहां की विधायिका रिलीजन के मामले में कोई कानून नहीं बना सकती। अमेरिका की कांग्रेस रिलीजन के मामले में कोई कानून नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि राज्य की रिलीजन से दूरी है। रिलीजन के मामले में राज्य कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो ये सेकुलरिज्म कहलाया, ये पंथ निरपेक्षता कहलाया। पाश्चात्य विचार है, अंधकार युग की देन है। शायद अंधकार युग नहीं होता तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं जन्म लेता, क्योंकि परिस्थितियों से संकल्पनाएं जन्म लेती हैं। तो परिस्थितियों के कारण इस संकल्पना ने जन्म लिया और सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया। अब जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं, तो भारत में ऐसा कोई परिदृश्य नहीं, भारत में ऐसी कोई चीज नहीं, हमसे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ तो धर्म है, भारत में धर्म है, इंग्लिश भी इसकी धर्म है, इंग्लिश भी इसकी धर्म है। और भारत के लिए धर्म क्या है? भारत के लिए धर्म का मतलब वैल्यूज है। भारत के लिए धर्म का मतलब वैल्यूज है, मूल्य। हमारे लिए मूल्य है, धर्म है, तो वैल्यूज को हम धर्म कहते हैं। तो भारत के लिए जो धर्म की अवधारणा है वो वो वैल्यूज के रूप में जानी जाती है। हमारे यहाँ वह व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला माना जाता है जो जीवन में कुछ मूल्यों का पालन करता है, जो जीवन में कुछ मूल्यों का पालन करता है, उसे हम धर्म का पालन करने वाला मानते हैं, उसे धर्म का पालन करने वाला माना जाता है। सत्य का पालन करने वाला, अक्रोध का पालन करने वाला, शुचिता का पालन करने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, सत्य का साथ देने वाला, जीवन में धैर्य रखने वाला। तो जो व्यक्ति जीवन में ऐसे मूल्यों का पालन करता है, हम मानते हैं कि वो धर्म का पालन करता है। तो भारत के लिए जो धर्म है वो मूल्य आधारित जीवन है। भारत के लिए जो धर्म है वो मूल्य आधारित जीवन है। अब आप देखो कि जो पाश्चात्य देशों का रिलीजन का कॉन्सेप्ट है और जो हमारे धर्म का कॉन्सेप्ट है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हमारे लिए धर्म मूल्य आधारित जीवन पद्धति है। मूल्य आधारित जीवन या जीवन पद्धति, हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो हजारों साल पुराने हैं, 5000 साल पुराने, 10,000 साल पुरानी जो हमारे ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ हमें बताते हैं कि हम धर्म का पालन करने वाले तब माने जाएंगे जब हम मूल्य आधारित जीवन पद्धति को अपनाएंगे। अगर हम मूल्य आधारित जीवन पद्धति को नहीं अपना सकते तो हम धर्म का पालन करने वाले माने नहीं जा सकते, धर्म का पालन करने वाले माने नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने कहा कि जो रिलीजन शब्द का धर्म अनुवाद किया जाता है वो गलत अनुवाद है, क्योंकि रिलीजन का मतलब है पंथ। इसका मतलब हुआ कि ईसाई, इस्लाम, बुद्ध, बौद्ध, जैन, ना, ये सब तमाम, हिंदू, ये सब पंथ हैं, ये पंथ हैं, ये सब रिलीजन है, ये पंथ है। धर्म हमारा सनातन है, भारतीय धर्म सनातन धर्म है, और जो सनातन धर्म है वो मूल्य आधारित जीवन पद्धति पर बल देता है कि जो जीवन पद्धति है वो मूल्य आधारित पद्धति होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन अब है क्या, व्यवहार में सब गड्ढमड्ढ हो गया है, सब गड्ढमड्ढ हो गया है। रिलीजन का हम अनुवाद धर्म लिखते हैं, जबकि रिलीजन का अनुवाद धर्म नहीं है, रिलीजन का अनुवाद पंथ है। और पंथ का मतलब ये सब, पंथ उसे कहते हैं, बल्कि हिंदू इस पंथ में आता भी नहीं है, हिंदू इस पंथ में नहीं आता। पंथ में कौन लोग आते हैं? रिलीजन की जो परिभाषा दी गई है, अब आप देखो रिलीजन की जो परिभाषा दी गई है डिक्शनरीज में, पाश्चात्य जगत में, वो रिलीजन की परिभाषा ये है कि उसी को रिलीजन कहेंगे जहां एक गॉड हो, एक ईश्वर हो, एक किताब हो, उस ईश्वर को मानने वाली एक किताब हो, एक ईश्वर हो, उस ईश्वर को मानने वाली एक किताब हो, और एक ही पूजा पद्धति हो, एक ही तरीके की पूजा पद्धति हो। तो जब इस तरीके के लक्षण होते हैं तो उसे हम पंथ कहते हैं। जैसे ईसाई में एक गॉड है, ईसा मसीह, एक किताब है बाइबल, एक ही तरीके की पूजा पद्धति है, चर्च में जाकर प्रेयर करना आदि। इस्लाम में ले लो तो एक ही गॉड है, अल्लाह, एक ही किताब है कुरान, एक ही तरीके की पूजा पद्धति है, नमाज पढ़ना और दुआ करना इत्यादि। तो ये सब पंथ में आते हैं, ये सब रिलीजन में आते हैं। रिलीजन की डेफिनेशन यही है कि एक किताब होनी चाहिए, एक ईश्वर होना चाहिए, एक देवता होना चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, एक पूजा पद्धति होनी चाहिए, सब कुछ एक होना चाहिए। तो वो रिलीजन की परिभाषा में आता है। इस परिभाषा से तो हिंदू रिलीजन है ही नहीं, हिंदू धर्म है। क्यों? क्योंकि हिंदू में एक ईश्वर नहीं है, कोई भगवान श्री कृष्ण को पूछता है, कोई श्री राम को पूछता है, कोई भगवान भोलेनाथ को पूछता है, कोई माता दुर्गा को, अभी नवरात्र आ रही है, सब 9 दिन का व्रत रखेंगे, 9 दिन की पूजा करेंगे, कोई हनुमान जी नहीं, यहाँ एक किताब नहीं, कोई श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, कोई श्री रामचरितमानस का पाठ करता है, कोई वाल्मीकि रामायण का पाठ करता है, श्री भागवत कथा कही जाती है।
तो अलग अलग पुस्तकें हैं यहाँ पर, तो एक किताब ही नहीं है, एक पूजा पद्धति भी नहीं है, एक पूजा पद्धति भी नहीं है। भगवान शिव की पूजा अलग तरीके से होती है, भांग तो जल चढ़ाते हैं। आदमी सोच, जब भगवान श्री राम की आप पूजा करें, भगवान तो हिंदू पाश्चात्य अवधारणा रिलीजन के कॉन्सेप्ट में नहीं आता, नहीं आता। हिंदू पंथ नहीं है, हिंदू पंथ नहीं है। ईसाई, इस्लाम, ये सब पंथ हैं, ये सब रिलीजन है, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये रिलीजन है। क्योंकि पाश्चात्य जगत से ही ये सारी कॉन्सेप्ट आए। इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम ईसाई धर्म का उदय, सब अब्राहम की संतानें मानी जाती हैं। ईसाई, इस्लाम, यहूदी, ये सब अब्राहम की संतानें मानी जाती हैं। यानी एक तरीके से देखें तो आपस में भाई भाई हैं सब, तो ये सब अब्राहम की संतानें हैं। यानी ये पाश्चात्य जगत में जन्मे कॉन्सेप्ट है, जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। और जो भारतीय कॉन्सेप्ट है वो हिंदू का कॉन्सेप्ट है, वो धर्म का कॉन्सेप्ट है। तो हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू एक धर्म है। क्यों? क्योंकि जीवन पद्धति है। जब हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुसार आचरण करने की कल्पना करते हैं। मर्यादित आचरण, भाई के प्रति भातृत्व प्रेम, पिता के कर्तव्यों का पालन, तमाम बातें, मर्यादा के आचरण, मर्यादा की जीवन पद्धति। जब हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हमें कर्म करने पर प्रेरित करता है कि धर्म के लिए लड़ना है। धर्म का मतलब हिंदू नहीं है, धर्म का मतलब मूल्यों है। मूल्य के लिए लड़ना है, सत्य के लिए लड़ना है, सत्य के लिए संघर्ष करना है, सच्चाई के लिए लड़ना है। तो मूल्य आधारित जीवन पद्धति और कर्म प्रधान हमें श्रीमद् भगवत गीता कर्म का संदेश देती है। कैसे कर्म का संदेश? निष्काम कर्म, कामना से रहित कर्म का संदेश देती है कि आप कर्म करो लेकिन कामना से रहित होकर के करो। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये संदेश है, श्री रामचरितमानस का ये संदेश है कि भाई भाई आपस में मत लड़ो। क्यों लड़ रहे हो? किस बात की लड़ाई है? एक बीघा जमीन के लिए जिसको ना तुम लेकर ऊपर जाओगे ना वो लेकर ऊपर जाएगा। मकान के 2 कमरों के लिए जो ना तुम ऊपर लेकर जाओगे ना वो ऊपर लेकर जाएगा। किस बात की लड़ाई है? किसी भौतिक चीज को लेकर ही तो लड़ रहे हो। उस भौतिक चीज का अस्तित्व क्या है? भूकंप आ जाए, मकान ताश के पत्ते की तरीके से ढह जाएगा, अस्तित्व खत्म। बाढ़ आ जाए, जमीन आपकी गई। सूखा पड़ जाए, जमीन आपकी खत्म, कोई मतलब नहीं। किस बात की लड़ाई? तो श्री रामचरितमानस हमें मर्यादित जीवन का संदेश देता है, धर्म का संदेश देता है, वैल्यूज का संदेश देता है, मूल्यों का संदेश देता है। ये संदेश जो मूल्य आधारित जीवन पद्धति है, ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है। अन्य देशों में ये संस्कृति नहीं है, अन्य देशों में ये परंपरा नहीं है, और रिलीजन में ये बात नहीं है। रिलीजन ये नहीं सिखाता, रिलीजन ये नहीं सिखाता, ये बात केवल धर्म सिखाता है, मूल्य आधारित जीवन पद्धति सिखाती है। हमारी जो धर्मशास्त्र है उसमें लिखा गया है, धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, धर्मम दशकम लक्षणम। हमारे शास्त्र कहते हैं, भारतीय शास्त्र कहता है, धर्म को परिभाषित करते हुए धर्म की परिभाषा देखिए, हमारे शास्त्र में धर्म की परिभाषा देखिए। हमारा शास्त्र कहता है धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, धर्मम दशकम लक्षणम। जो इन 10 मूल्यों का पालन करता है वो धार्मिक है। धार्मिक कौन है? भारतीय संस्कृति के अनुसार धार्मिक कौन है? धार्मिक वो है जो इन 10 लक्षणों का पालन करता है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह। धृति माने धैर्य, जिसके जीवन में धैर्य है। क्षमा, जो क्षमाशील है, क्षमा करना जानता है। और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जो क्षमतावान है वो क्षमा करने की ताकत रखे, तब गरीब तो क्षमा कर ही देगा, बेचारे के पास ताकत नहीं है। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो जो बलवान है उसके अंदर क्षमा का गुण हो। धृति, क्षमा, धैर्य, क्षमा। दमो अस्तेयम, दम मतलब जो तमस, अंधकार, मन के अंधकार से दूर रहे, मन की बुराइयों से दूर रहे, मन को प्रकाश की ओर ले जाए, आगे ले जाए, प्रगतिशील। अस्तेय, चोरी न करना, चोरी न करे। दमो अस्तेयम, शौचम, स्वच्छता, साफ सफाई, जीवन की, विचारों की, मन की स्वच्छता। शौचम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर जो जिसका वश हो, इंद्रियां उच्छृंखल ना हो, निरंकुश ना हो। धीर विद्या, धी मतलब इंटेलेक्ट, व्यक्ति विवेकी हो, विवेक हो व्यक्ति के पास, गौतम बुद्ध की तरीके से विवेक हो, इंटेलेक्ट हो। धी विद्या, विद्या मतलब ज्ञान हो, अध्ययन करे, ज्ञानार्जन करे, ज्ञान अर्जित करे। धीर विद्या सत्यम, सत्य का साथ देने वाला हो। अक्रोध हो, क्रोध न करने वाला हो, अक्रोध। धर्मम दशकम लक्षणम, अनावश्यक क्रोध करने वाला ना हो। क्रोध करना भी जरूरी है, जहां धर्म की रक्षा है वहां क्रोध करना जरूरी है, जहां मूल्यों की रक्षा है वहां क्रोध करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से, तो धर्म की रक्षा के लिए क्रोध करना जरूरी है, मूल्यों की रक्षा करने के लिए क्रोध करना जरूरी है। अकारण क्रोध करना ठीक नहीं है। तो जो जीवन में इन 10 मूल्यों का पालन करता है वो धर्म का पालन करता है। यह है भारतीय संस्कृति और यह है भारतीय धर्म। अलहदा है, अनूठा है, विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भारतीय धर्म हमें बताता है, जो भारतीय संस्कृति हमें बताती है। बाकी सब, इसके अलावा जितने सब हैं वो रिलीजन है। इसके अलावा जितने सब हैं वो रिलीजन है। क्यों? क्योंकि मैंने रिलीजन में बताया आपको कि पाश्चात्य जगत में जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया, जैसे ईसाई रिलीजन है तो उसे रिलीजन इसीलिए कहा जाएगा कि एक ही देवता होगा, एक ही ईश्वर होगा, जो कुछ भी कह लो, एक ही किताब होगी, एक किताब से ज्यादा दूसरी किताब को मान्यता नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। एक ही किताब होगी, एक ही पूजा पद्धति होगी, सब कुछ एक ही होगा, तो वो रिलीजन होगा। भारतीय धर्म, हिंदू धर्म या सनातन धर्म इस कैटेगरी में नहीं आता, वो पाश्चात्य जगत में विकसित की गई रिलीजन की अवधारणा में नहीं आता। तो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो मैंने आपको एक आपकी जागरूकता के लिए बातें बताई, मैंने आपकी जानकारी के लिए बातें बताई कि हमारे समाज में जो
रिलीजन और धर्म को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो कितना गलत है, कितना गलत है। फिलहाल अब जो गलत है उसको हम आप अकेले तो सही कर नहीं सकते, बहुत लोग चाहिए सही करने के लिए। सबके पास इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि वो सब मिलकर के सही करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि सबके अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ भी हैं। तो जो आज पंथ निरपेक्षता का मॉडल प्रचलित है, उस पंथ निरपेक्षता के मॉडल को हम लोग पाश्चात्य मॉडल और भारतीय मॉडल, दो मॉडल में कल्पना करते हैं। पाश्चात्य मॉडल में जो चर्च है और राज्य, इसकी दूरी पर आधारित है यह अवधारणा। इसका मतलब यह है कि जो रिलीजन है उस रिलीजन का राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है और राज्य का रिलीजन के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय परंपरा है, वो रिलीजन नहीं धर्म पर आधारित है, मूल्यों पर शासन करने वाली पद्धति है। इसलिए वो सभी पंथों का समान आदर करती है, सभी पंथों का समान संरक्षण करती है और भारत राज्य पंथ के मामले में, रिलीजन के मामले में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है। भारत पंथ से दूरी बना के नहीं चलता, भारत रिलीजन से दूरी बना के नहीं चलता, वो रिलीजन को साथ लेकर चलता है, रिलीजन को एक साथ लेकर चलता है। कैसे एक साथ लेकर चलता है? जब प्रयाग में अभी महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो जब प्रयाग में, हरिद्वार में, इन सब में महाकुंभ का आयोजन होता है, तो उस आयोजन की जिम्मेदारी सरकार अपने हाथों पर लेती है। ट्रेनें चलाई जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, पूरे मेले के प्रबंध की जिम्मेदारी सरकार के हाथों में होती है। जब अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन होता है, तो अजमेर शरीफ में उर्स के आयोजन के दौरान सारे प्रबंध की जिम्मेदारी सरकार अपने हाथों में लेती है। एक अलग एसडीएम बना देता है, एसडीएम अजमेर शरीफ, वो केवल वहां के मामले की प्रबंध करता है। रेलवे मंत्रालय देश के कोने कोने से अजमेर शरीफ तक के लिए, अजमेर तक के लिए ट्रेनें चला देता है। जो ट्रेन देश के अलग अलग भागों से चलेगी और अलग अलग भागों से चल करके केवल अजमेर में खत्म होगी और अजमेर से देश के अलग अलग भागों में जाएगी। भारत सरकार चलाती है ट्रेन अजमेर में लोगों को उर्स में शामिल होने के लिए, और राज्य की सरकार अजमेर उर्स का सारा प्रबंधन, लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है। तो सरकार जिम्मेदारी निभाती है। हमारे यहाँ जब भी हमारे यहाँ इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, मक्का मदीना की यात्रा होती है, तो मक्का मदीना की यात्रा का प्रबंध भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री गए सऊदी अरब की यात्रा पर, तो उन्होंने वहाँ के मुखिया से कहा कि भाई हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहते हैं और भारत से आने वाला कोटा का आपने कम तय कर रखा है, थोड़ा बढ़ा दो। तो ये अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के सुल्तान के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के सुल्तान ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और यहाँ से हज यात्रा के लिए जो कोटा है भारतीयों के लिए, वो उन्होंने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करती है, रिलीजन के मामलों में हस्तक्षेप करती है पॉजिटिवली, वरना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, न करती भारत सरकार। क्यों कोटा बढ़ाती है? जितने लोग जा रहे हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? सऊदी अरब ने कोटा उतना फिक्स कर रखा है, उतने लोग जा रहे हैं, हम क्यों कोटा बढ़ाने के लिए पेन लें? लेकिन नहीं, सरकार ने कहा भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस पॉपुलेशन के मुताबिक लोग नहीं आ पाते, इसलिए कोटा बढ़ा दीजिए। उन्होंने कुछ मान ली, कोटा बढ़ा दिया। जब मानसरोवर यात्रा का प्रबंध करना हो, हालांकि आजकल तो नहीं हो रही, चीन से पंगा चल रहा है, तो भारत सरकार भूमिका निभाती है। करतारपुर साहब की यात्रा हो, तो करतारपुर साहब की यात्रा का प्रबंध भारत सरकार करती है। तो हमारे यहाँ सरकार, राज्य धर्म के मामलों में भूमिका निभाता है। पाश्चात्य देशों की तरीके से धर्म से दूरी बना के नहीं चलता, धर्म में भूमिका निभाता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है, हर धर्म की मदद करता है, हर धर्म के उत्थान में सहायता देता है, हर धर्म को सपोर्ट करता है, जिससे वो धर्म आगे बढ़े। और दूसरी ओर उन धार्मिक आचरणों पर प्रतिबंध भी लगाता है जो समाज में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, कानून व्यवस्था को भंग करते हैं, समाज को बांटते हैं। संविधान खुद कहता है, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 25 राज्य को अधिकार देता है कि कानून व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, समाज कल्याण के आधार पर, समाज सुधार के आधार पर, इन सभी आधारों पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता छीन सकता है। आर्टिकल 25 में लिखा है कि धर्म की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है इन आधारों पर, किसी धार्मिक संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है इन आधारों पर। क्यों? क्योंकि समाज में व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये देखने की जिम्मेदारी राज्य की है, भारत सरकार और राज्य सरकारों की है। तो भारत में भारत सरकार और राज्य सरकारें धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करती हैं, या यूं कहें कि भूमिका निभाती हैं। हम दूरी बना करके नहीं चलते, हम एक साथ कनेक्ट करके चलते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। तो जो इंडियन मॉडल है वो उदार मॉडल है, लिबरल मॉडल है। क्यों? क्योंकि जो रिलीजन है उस रिलीजन को राज्य से कनेक्ट करता है, राज्य को रिलीजन के मामले में भूमिका निभाने का अवसर देता है। और जो पाश्चात्य मॉडल है वो दोनों के बीच दूरी बना करके चलता है। तो लिखो, पहले इसे लिखो। और इसमें भी जो पाश्चात्य मॉडल है, उस पाश्चात्य मॉडल में कुछ देशों ने बहुत ज्यादा कठोर मॉडल अपना रखा है। जैसे फ्रांस ने तो पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक चिन्ह धारण करने, धार्मिक चिन्ह का मतलब है टीका लगाना, कलावा पहनना, टोपी पहनना, पगड़ी पहनना, धार्मिक चिन्हों के धारण पर रोक लगा रखी है। आप धार्मिक चिन्ह धारण नहीं कर सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, किसी भी तरीके के धार्मिक प्रतीकों को या धार्मिक पहनावे को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि फ्रांस का यह मानना है कि फ्रांस में रहने वाला व्यक्ति पहले फ्रांस का नागरिक है, बाद में धार्मिक प्राणी है, पहले वो फ्रांसीसी नागरिक है, और नागरिक के रूप में सब एक जैसे हैं, नागरिक के रूप में सब एक जैसे हैं। हालांकि फ्रांस के इस मॉडल के कारण वहां पे आतंकी हमले बढ़े, क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों ने वहां पर फ्रांस की सरकार के विरुद्ध आतंकी हमले करने शुरू कर दिए। हालांकि फ्रांस की सरकार सक्षम है, उसने कठोरता से नियंत्रित करना शुरू किया, और नतीजा यह है कि दूसरे देशों से जो धर्म के प्रचारक आते थे, फ्रांस की सरकार ने मना कर दिया, बोले या तो आतंक रोको, और नहीं तो दूसरे देशों से आने वाले धर्म के नाम पर प्रचारक अब फ्रांस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो फ्रांस ने बड़ी कठोरता से फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो कभी कभी राज्य से जो चर्च की दूरी है वो इस तरीके की समस्याएं भी उत्पन्न करती है। लेकिन जो भारत का मॉडल है वो उदार मॉडल है, लिबरल मॉडल है। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि फ्रांस को भारत से सीखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हर देश की परिस्थितियां अलग अलग हैं और हर देश अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने अलग अलग मॉडल अपनाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत की पंथ निरपेक्षता से फ्रांस को क्या सीखना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पंथ निरपेक्षता और अमेरिका की पंथ निरपेक्षता की तुलना कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर पंथ निरपेक्षता पर। तो लिखो, दोनों लिखा देते हैं। पहले लिखो पंथ निरपेक्षता का पाश्चात्य मॉडल, अर्थ तो लिख लिया है यहाँ पर, पाश्चात्य मॉडल लिखो, पंथ निरपेक्षता का पाश्चात्य मॉडल लिखना। पंथ निरपेक्षता का पाश्चात्य मॉडल, पंथ निरपेक्षता का पाश्चात्य मॉडल चर्च और राज्य के मध्य दूरी पर
चर्च और राज्य के मध्य दूरी पर निर्भर है। चर्च और राज्य के मध्य दूरी पर निर्भर है। अर्थात अर्थात चर्च राज्य के विषय में, अर्थात चर्च राज्य के विषय में और राज्य चर्च के विषय में, चर्च राज्य के विषय में और राज्य चर्च के विषय में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। चर्च राज्य के विषय में और राज्य चर्च के विषय में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, कोई भूमिका नहीं निभाएगा। अमेरिका अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया। अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अमेरिका की कांग्रेस धर्म के विषय में कोई कानून नहीं बना सकती। कांग्रेस वहां की विधायिका है, हम लोग जानते हैं। अमेरिका की कांग्रेस धर्म के विषय में कोई कानून नहीं बना सकती। इसका मतलब सरकार निर्णय भी नहीं ले पाएगी। पैरा चेंज करके लिखो। इस प्रकार पाश्चात्य मॉडल एक कठोर मॉडल है। पंथ निरपेक्षता का पाश्चात्य मॉडल एक कठोर मॉडल है। पाश्चात्य मॉडल एक कठोर मॉडल है जिसे फ्रांस जैसे देशों ने और अधिक कठोरता के साथ लागू किया है। जिसे फ्रांस जैसे देशों ने और अधिक कठोरता के साथ लागू किया है। जिसे फ्रांस जैसे देशों ने और अधिक कठोरता के साथ लागू किया है। फ्रांस में सरकार ने आदेश पारित कर सार्वजनिक स्थलों पर, यानी जो सरकार के अधीन स्थल हैं, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक स्थलों पर जैसे स्कूल, अस्पताल, कार्यालय इत्यादि, स्कूल, अस्पताल, कार्यालय इत्यादि, धार्मिक चिन्हों के धारण पर रोक लगा दी है। धार्मिक चिन्हों के धारण पर रोक लगा दी है। महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है आदि। फ्रांस का मानना है कि कोई व्यक्ति पहले फ्रांसीसी नागरिक है। फ्रांस का मानना है कि कोई व्यक्ति पहले फ्रांसीसी नागरिक है और नागरिक के रूप में सभी एक समान हैं। और नागरिक के रूप में सभी एक समान हैं। नागरिक के रूप में सभी एक समान हैं। यद्यपि फ्रांस के इस मॉडल ने फ्रांस में कट्टरपंथी हिंसा को और आतंक को जन्म भी दिया है। फ्रांस के इस मॉडल ने फ्रांस में कट्टरपंथी हिंसा और आतंक को जन्म भी दिया है। अब लिखो भारतीय मॉडल। भारतीय मॉडल लिखो। पंथ निरपेक्षता का भारतीय मॉडल, सेकुलरिज्म का इंडियन मॉडल। पंथ निरपेक्षता का भारतीय मॉडल अधिक उदार मॉडल है। पंथ निरपेक्षता का भारतीय मॉडल अधिक उदार मॉडल है। यह पंथ निरपेक्षता का भारतीय मॉडल अधिक उदार मॉडल है। यह पंथ और राज्य के मध्य, यह पंथ या धर्म और राज्य के मध्य समन्वयकारी भूमिका पर आधारित है। समन्वयकारी भूमिका पर आधारित है। अतः भारत में सरकारें पंथ के मामले में या धर्म के मामले में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करती हैं। सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करती हैं। जैसे अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और इसके साथ ही वह राज्य को अधिकार देता है कि वह लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सदाचार, समाज सुधार इत्यादि आधारों पर, बाकी लिखेंगे जब आर्टिकल 25 पढ़ेंगे लिखेंगे, इत्यादि आधारों पर धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित भी कर सकता है। इत्यादि आधारों पर धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित भी कर सकता है। इत्यादि आधारों पर धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित भी कर सकता है। इसी प्रकार राज्य सभी धर्म के मामले में
इसी प्रकार राज्य सभी धर्म के मामले में उनके आयोजनों में सहायता देता है। जैसे हज यात्रा, मानसरोवर यात्रा, करतारपुर साहिब यात्रा इत्यादि का प्रबंध करना। जैसे हज यात्रा, मानसरोवर यात्रा, करतारपुर साहिब यात्रा, तीनों, हज यात्रा इस्लाम धर्म के लोगों के लिए है, मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म के लिए है, और जो करतारपुर साहिब यात्रा है वो सिख धर्म के लिए है। तो इन सब का प्रबंध करना इत्यादि, ये हो गया भारतीय मॉडल। तो ये हो गया पंथ निरपेक्षता का मॉडल। अब हम लोगों ने ये सेकुलरिज्म के बारे में चर्चा की। हमारा जो सेकुलरिज्म है, भारत का जो सेकुलरिज्म है वो बिल्कुल अनोखा है विश्व के सेकुलरिज्म से, क्योंकि हमने बेहद उदार रवैया अपनाया। उदार रवैया इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे लिए धर्म ईसाई, इस्लाम, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध नहीं है। हमारे लिए धर्म का मतलब है मूल्य, वैल्यूज। तो इसलिए उदार मॉडल है। तो जो पाश्चात्य देशों में रिलीजन है, रिलीजन का मतलब एक देवता, एक किताब, एक पूजा, एक, उनके लिए एक है, इसलिए वहां दूसरे तरीके का मॉडल है। तो ये चर्चा हम लोगों ने कर ली सेकुलरिज्म के बारे में। अब ये हो गया पूरा का पूरा सेकुलरिज्म। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब इसके बाद लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की भी एनालिसिस हम थोड़ी विस्तार से करेंगे, डिटेल से करेंगे, आपको लिखाएंगे। तो इसलिए लोकतंत्र की चर्चा हम लोग आज नहीं करें। जरा भारतीय वाले में एक दो लाइन और लिख लो, जरा पैरा चेंज करके लिखो, एक दो बातें और लिखा देते हैं। यद्यपि यद्यपि यदा कदा भारत के पंथ निरपेक्ष ढांचे को तोड़ने की कोशिश की जाती रही है। ये भी एक दो लाइन लिख लो समीक्षा के तौर पर। यदा कदा भारत के पंथ निरपेक्ष ढांचे को तोड़ने की कोशिश की जाती रही है, जिसमें धर्म आधारित राजनीति, कमा धर्म पर आधारित हिंसा, धर्म आधारित राजनीति, धर्म आधारित हिंसा और बढ़ते हुए कट्टरपंथ ने प्रमुख भूमिका निभाई है। बढ़ते हुए कट्टरपंथ और लोगों की अजागरूकता भी लिख लो, क्योंकि ये सब बेकार हो जाएगा अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो। और लोगों की अजागरूकता ने प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि कोई अगर लड़वा रहा है धर्म के आधार पर, तो इतना जागरूक तो हमें होना चाहिए ना कि हम धर्म के आधार पर क्यों लड़ें। वो तो हमें आपस में मेलजोल रखना सिखाता है, लड़ना कभी नहीं सिखाता। तो ऐसी दशा में हमारी अजागरूकता भी है जो पंथ निरपेक्षता के ढांचे को क्षति पहुंचाती है, नष्ट करती है। ये चीजें हैं जो हमारे पंथ निरपेक्ष फैब्रिक को चोट पहुंचाता है, हमारी अजागरूकता, हिंसा और धर्म आधारित राजनीति। अब लोकतंत्र भी हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसलिए आज शुरू नहीं करेंगे, 12 बज चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जो प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर थे। तो क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन कहाँ चले गए। चलो ये है, अच्छा पहले मेन का क्वेश्चन है, चलो पहले मेन का ले लेते हैं, फिर प्री पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी कीजिए, समझाइए। तो बात बिल्कुल ठीक है कि भारत में जो राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, चूंकि वो केंद्र में सरकार बनाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता उनके हाथों में बनी रहे। जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रों में सरकार बनाते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए स्वतंत्रता की मांग करते हैं। किंतु एक संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल संकीर्ण आधारों पर भी शासन करते हैं। राजनीतिक संकीर्णता, राजनीतिक नैतिकता का पतन विगत वर्षों में तेजी से हुआ है, राजनीति में गिरावट तेजी से आई है, इसलिए दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों में एक संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान इस संतुलन को प्रभावी तरीके से स्थापित करता है। बस इतना ही लिखना है ना। तो सामान्य दिमाग ना भी पॉलिटी पढ़ो तब भी लिख सकते हो, बिना पॉलिटी पढ़े भी लिख सकते हो। ये कह रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तो पहले सांविधिक था, अब संवैधानिक हो गया। तो क्या अंतर आया? बाकी भूमिका वैसी ही है जैसे मैंने आपको बताया है। अंतर सिर्फ इतना आया कि पहले इसका स्टेटस बढ़ गया। पहली बात तो पहले कानूनी दर्जा था, अब संवैधानिक दर्जा हो गया। दूसरा, पहले ये जनता की शिकायतें नहीं सुन सकता था, अब ये जनता की शिकायतें सुन सकता है और जनता की शिकायतें का समाधान करता है। तो इसी को ध्यान में रखकर के बाकी सारी चीजें वैसे लिख दोगे जैसे मैंने आपको अनुसूचित जाति आयोग वाले में लिखाया है। ये क्वेश्चन कहता है किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निरारहित किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने तब लिखा है जब निरारहता के आधार लिखे हैं। आर्टिकल 102 हम जब पढ़ रहे थे संसद में, तो आर्टिकल 102 के बाद हमने आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निरारहता के आधार लिखाए हैं। जब किसी को सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया हो, जब न्यायालय ने किसी को 2 साल के लिए दंडित कर दिया हो, जब कोई लाभ के पद को धारण करता हो, जब कोई ऐसी सरकारी कंपनी में प्रबंधक या एजेंट का पद धारण करता हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% की हिस्सेदारी हो, इत्यादि ये सारे ग्राउंड लिखाए हैं हमने आपको। तो वही लिखना है आपको। ये कह रहा है उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरारहित व्यक्ति को अपनी निरारहता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। इनके पास उपचार क्या है? पहली बात, इनके पास उपचार है कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही, हमने आपको लिखाया है कि आयोग कैसे घोषित किए जाते हैं। तो आयोग घोषित किए जाते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, लिखाया है आर्टिकल 103। तो इनके पास एक तरीका तो यह है कि ये निर्वाचन आयोग से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहें, रिक्वेस्ट कहें, तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सलाह देकर के अपने निर्णय पर इनके निर्णय बदलवा सकता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, अपने जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के विरुद्ध ये न्यायालय में या अपील कर सकते हैं। अपील का रास्ता, न्यायालय में जाने का रास्ता तो ओपन रहता ही, खुला रहता है। तो ये उपचार उपलब्ध है। आसान है क्वेश्चन। ये मेन के क्वेश्चन थे। प्री के क्वेश्चन देखो, ये 2024 का क्वेश्चन, अभी जो जून में एग्जाम हुआ उसमें आया था। चलो चैट देखते हैं आपके, और चैट ऑन करके देखते हैं। क्वेश्चन बताओ आप, इसका आंसर बताओ आप। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? इसको रटने की जरूरत नहीं है,